हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे यूएस का रोल इन द वर्ल्ड अफेयर्स और ख़ास तौर से रशिया यूक्रेन वार के ऊपर। अमेरिका की पॉलिसी हमेशा ये रही है कि दूसरे मुल्कों के इंटरनल मैटर्स में वो इंटरवीन करे और वहाँ पर अपनी कठपुतली सरकारें एस्टेब्लिश करें, और इस गोल को अचीव करने के लिए ये किसी भी हद तक जाते हैं। आप सभी को मालूम है कि वियतनाम में 20 साल रहे, बेइज्जत होकर के वहाँ से निकले। कंबोडिया में रहे, कोरिया के 2 हिस्से कराए। जापान में दुनिया की हिस्ट्री में पहले बार एटम बम का इस्तेमाल हुआ, जहाँ लाखों लोग मारे गए और अभी तक उसके असरात हैं। उसके बाद आपने टारगेट करना शुरू किया मुस्लिम वर्ल्ड को और मुसलमानों को एक टेररिस्ट बना दिया। पहले आपने हमेशा डिवाइड करने का हर जगह कोशिश की है, जिससे कि वो आपस में लड़ें और ये उन्हें डिक्टेट करें। पहले इन्होंने ईरान और इराक में ईरान को सपोर्ट किया, इराक पे अटैक कराया। फिर बाद में इराक से अटैक कराया ईरान के ऊपर, और फाइनली आप जानते हैं कि एक झूठा इल्ज़ाम लगा करके वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जो कि इनफैक्ट एक्चुअली में सबसे ज़्यादा अमेरिका के खुद पास है, वो लगा करके इराक को तबाह किया और लोगों से वादा किया कि हम डेमोक्रेसी लाएंगे और स्टेबिलिटी लाएंगे। 20 साल से ज़्यादा हो गया, क्या आ गई? सीरिया को बर्बाद किया। यमन में 10 साल से वहाँ जंग, सऊदी को इंस्टिगेट किया, उसे सपोर्ट दी और वहाँ कत्लेआम कराया, डिस्ट्रक्शन किया। अफ़गानिस्तान में एंटर हुए, 20 साल वहाँ के लोगों को बर्बाद, वहाँ के मुल्क को बर्बाद करके, और आप भाई बेइज्जत होकर के बाहर निकले। लीबिया में आपने किया। तो आपकी तो हिस्ट्री ही ये रही है कि दूसरे मुल्कों को तबाह करके फिर अपना सबऑर्डिनेट कैसे बनाए। अब लेटेस्ट जंग देखिए, दोनों को कंपेयर भी कर सकते हैं कि गाज़ा में क्या हो रहा है। चूँकि अमेरिका में इलेक्शन है, तो बाइडेन साहब कभी कभी इस तरह के स्टेटमेंट देते रहते हैं कि हमने हथियार सप्लाई पे रोक लगाई। रोक क्या लगाई? पहले अगर 1000 गोले भेजते तो अब 800 भेज रहे हैं, और वो भी उन्हें अंदरूनी तौर से ये यकीन कर देते कि ये भी आपके पहुंच जाएंगे। कभी कहते हैं आप कंडीशन लगा के हम सीज फायर चाहते हैं। सीज फायर उन टर्म्स एंड कंडीशन पे चाहते हैं कि जितने भी बंधक है वो छोड़ दिए जाएं और टेम्परेरी सीज फायर हो 2-3-4 हफ्ते की, और उसके बाद अटैक करके, जाहिर है वो छूट कर कहाँ जाएंगे, वो वहीं रहेंगे, उन्हें मारा जाए। और जो असल मैं पहले दिन 8 अक्टूबर को जब इस साथ कोई केस हुआ कहा था कि इजराइल का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ अपने को बचाना है, बल्कि इस टेरिटरी पर कब्जा करना है, एंड नाउ दे आर टुवर्ड दैट। जिस तरह से इस वक्त सदर्न एरिया में, रफ़ा एरिया में कत्लेआम हो रहा है, लोगों को डिस्प्लेस कर रहे हैं, वो सबके सामने, और अमेरिका का गंदा रोल और यूरोप का, इवन अरब्स का, सबके सामने। चलिए, ये बात तो हम कई बार कर चुके हैं। अब आते हैं हम यूक्रेन के ऊपर। आखिर यूक्रेन में ज़ाहिर है यूक्रेन की क्या हैसियत है कि वो रशिया से टक्कर लेगा, लेकिन ज़ेलेंस्की को, जो प्रेसिडेंट है यूक्रेन का, उसे
वेस्टर्न पावर्स ने, ख़ासतौर से अमेरिका ने इतना चढ़ाया कि उसने कन्फ्रंटेशन रशिया से मोल ले ली। शुरुआत कहाँ से हुई? यूक्रेन कह रहा था कि हम नाटो का हिस्सा बनेंगे। अगर यूक्रेन बनता है तो जितनी भी और स्टेट्स हैं जो पहले यूएसएसआर में आती थी, रशियन एलाइज थे, जो बॉर्डर स्टेट्स हैं रशिया के, तो वो सभी धीरे धीरे नाटो की मेंबर बनेंगी। और नाटो का मेंबर बनने का मतलब ये है कि नाटो की फोर्सेस रशिया के बॉर्डर पर खड़ी होंगी और हर वक्त रशिया जो होगा वो ख़तरे में रहेगा, ख़तरे की घंटी होगी उसके लिए। तो रशिया ने इन्हें बहुत समझाया कि आप ट्राई टू बी न्यूट्रल एंड बी पीसफुल। आप नाटो ना यूज़ करें। नाटो का इस्तेमाल, नाटो को ज्वाइन करने का मतलब है कि आप हमारी दुश्मनी में हमारे सामने खड़े होंगे। ये नहीं माने, रशिया अटैक्ड, नो डाउट, उसे भी कोई जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, दूसरे तरीके निकाले जाते हैं। एनी हाउ, जो भी हुआ, अमेरिका तो हर कंट्री में ये करता रहा, रशिया ने तो सिर्फ इस कंट्री में किया, बट स्टिल इट कैन नॉट बी जस्टिफाई। अमेरिका सोचता था कि हम और यूरोप मिल करके रशिया को ख़त्म कर देंगे, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, हर तरीके से। और रशिया, पुतिन को भी शायद ये गलतफहमी थी कि वो 3-4 दिन में अपना गेम पूरा करके वार ख़त्म हो जाएगा, और हो भी जाती। लेकिन चूँकि अमेरिका का और यूरोप का, वेस्टर्न कंट्रीज़ का हमेशा ये प्लान रहा कि रशिया को कैसे ख़त्म किया जाए। रशिया ही मिलिट्रीली ऐसा कंट्री है दुनिया में जो अमेरिका को चैलेंज कर सकता है, और उसके साथ अब चाइना भी है। लिहाजा रशिया के लिए भी एक सेटबैक है कि वो वार ख़त्म नहीं हुई 6 दिन में, और अब 2 साल से ज़्यादा हो गया इस वार को चलते हुए। इस बीच में जो जिस तरह की पाबंदियां लगाई, सैंक्शंस लगाए रशिया के ख़िलाफ़, ये समझते थे कि पुतिन बहुत पॉपुलर हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, और वो शायद उनके ख़िलाफ़ रिवोल्ट हो जाए। और ये अफवाहें भी आई कि उन्हें जहर दे दिया, उन्हें मार दिया। लेकिन जो अंदाज़ा हो रहा है कि पुतिन हैज़ एमर्ज मोर स्ट्रॉन्गर देन अर्लियर। इकोनॉमी भी उसके ऊपर गई है, चूँकि वो काफ़ी हद तक ईमानदारी से बिजनेस करता है। उसने ऑयल दिया, कम प्राइस पर दिया। अमेरिका तो लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाता है। अब ये बताइए, रिसेंटली बार बार बात हो रही है, जैसे अमेरिका वहाँ कहता है कि साहब सीज़ फायर हो, लेकिन सीज़ फायर क्या हो, इनकी शर्तों पर और इजराइल की शर्तों पर, जिससे कि इन्हें आसानी से उसमें कब्ज़ा करने में आसानी हो और अपने लोगों को छुड़ाने में हो। अब यहाँ भी यही राग गाना शुरू किया है कि वार शुड स्टॉप। अरे एक तरफ तो रशिया अकेला है और एक तरफ पूरी दुनिया, यानी अमेरिका और जापान, यूरोप, यूक्रेन के साथ खड़ा है। क्या कर पाए आप 2 साल में? रशिया ने काफ़ी बड़ी टेरिटरी पे कब्जा कर लिया है, लाखों लोग घर से बेघर हो गए यूक्रेन में, मिलियंस कही है, और लाखों मारे गए। इंफ्रास्ट्रक्चर मोर देन 50% डिस्ट्रॉय हो गया। तो अमेरिका अपनी नाक के लिए यूक्रेन को आगे किए हुए है, चूँकि इसे डर है अगर यूक्रेन में हार हुई तो फिर जो ये बॉर्डर स्टेट्स हैं जो पुराने यूएसएसआर का हिस्सा थी, कहीं वो भी इनसे दूर ना हो जाए, वो भी रशिया से कंप्रोमाइज़ ना कर लें। तो रशिया को किसी की जान की या किसी मुल्क की, किसी की इकोनॉमी से कोई मतलब नहीं। अमेरिका को सिर्फ मतलब है अपना दादागिरी दिखाना। अब ये बताइए, ट्रंप इलेक्शन के हालात तो बहुत बुरे हैं, सभी को मालूम है कि हालांकि ट्रंप कोई बहुत अच्छे नहीं, लेकिन बाइडन की जो एज है और जिस तरह से जो उन दोनों का
जिस दिन एक प्लेटफॉर्म से बात हुई, तो उससे तो बाइडन का ग्राफ बहुत नीचे गया है और अब बात चल रही है कि उन्हें बदला जाए, और ट्रम्प का ग्राफ बहुत ऊपर है। एंड देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट ट्रम्प मे कम इन पावर। ऐसा नहीं कि वी आर वेरी हैप्पी कि ट्रम्प आएगा। ट्रम्प की भी पॉलिसीज बाय एंड लार्ज वही रहेंगी जो बाइडन की थी, लेकिन ट्रम्प की एक पॉलिसी है जो दुनिया की फेवर में जाती है कि वो कहीं भी अमेरिकन फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट आउटसाइड अमेरिका नहीं चाहते, और वो कहीं भी जंग में अपने को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। इसलिए ट्रम्प ने कहा कि अगर मैं पावर में होता तो ये जंग होती ही नहीं, और अब ये कहा कि अगर मैं जीत के आ गया तो विद इन फ्यू आवर्स बिफोर स्वेरिंग इन मैं ये स्टॉप करा दूँगा। उसके साथ साथ जो उन्होंने सबसे बड़ी बात कही, जो पहले से भी कह रहे हैं वो, कि हम नाटो से विड्रॉ करेंगे और नाटो को डिसमेंटल करेंगे। जब नाटो डिसमेंटल हो जाएगा, नाटो नहीं रहेगा, अमेरिका उसका हिस्सा नहीं होगा। जब अमेरिका होते हुए कुछ नहीं कर पा रहे, तो अमेरिका के हटने के बाद यूरोपियन कंट्रीज़ कितना सेफ होंगे, कितना सिक्योर होंगे, इस सब को अंदाज़ा है। और ख़ास तौर से यूक्रेन, जिसे आपने तबाह करा दिया, आप जो आर्म्स दे रहे हैं वो भी एक तरह का लोन है जो अब नहीं बाद में चुकाना पड़ेगा यूक्रेन को। तो उसके 50 साल तो इसी में निकल जाएंगे कि ये जो आर्म्स इस्तेमाल हो रहे हैं उसका जो पैसा है, कर्जा है, उसे उतारने में, और रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द कंट्री, और वो भी तब जब वार ख़त्म हो जाए। अभी रिसेंटली इससे लगता है कि कितने बौखलाए हुए हैं, कितने परेशान हैं यूरोप के लोग और अमेरिका, इवन यूक्रेन, ये वार ख़त्म हो। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई स्विट्ज़रलैंड में, जिसमें मोर देन 50 हेड ऑफ द स्टेट्स थे, और उसमें डिस्कशन इसलिए रखा गया था कि हाउ टू एंड दिस वार बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। तो आप ये बताइए कि किसकी हैसियत है जो वार को बंद कर देगा। जो असल मेन पार्टी है, दैट इज रशिया एंड इट्स सपोर्टर चाइना, जब वही उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, उनकी ही मौजूदगी नहीं थी, तो क्या कोई सॉल्यूशन निकल पाएगा? और यही हुआ कि आप इसे ही एक अचीवमेंट कह रहे हैं कि इतने बड़े लोग, इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए। इकट्ठे बिल्कुल हुए, लेकिन उसमें क्या वो कुछ कर पाए? कोई आगे का रास्ता बताया? क्या वार में कोई कमी आई? क्या रशिया को प्रेशराइज कर पाए? रशिया ने कह दिया बिल्कुल हम तैयार हैं वार बंद करने के लिए, लेकिन यूक्रेन को जो उन्होंने पहले दिन कहा था रशिया ने, पुतिन ने, वही आज कह रहे हैं कि यूक्रेन को अपनी ये ख्वाहिश कि वो नाटो का हिस्सा हो, उसे ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसका मतलब आप वहीं आ गए वापस जहां 2 साल पहले, वार से पहले, रशिया कह रहा था। मोर ओवर, रशिया ने कहा कि जो हमने हिस्सा ले लिया है, जिस पे हमारा कब्जा है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और है भी। जिस वार में बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स खर्च हो चुके हैं, लाखों लोग मर चुके, करोड़ों लोग घर से बेघर हो गए, दूसरे कंट्रीज में जाके शरणार्थी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो इतनी बड़ी सैक्रिफाइस के बाद, इतनी बड़ी जंग के बाद, ये कैसे मुमकिन होगा कि रशिया वहीं आ जाए वापस और पूरी टेरिटरी छोड़ दे यूक्रेन की? आई डोंट थिंक सो। और अमेरिका खुद को ले, इसने तो जाने कितने मुल्कों में गए और वहाँ पर बेस्ड ऑन द रिलीजन, जहाँ क्रिश्चियन मेजोरिटी है, उस हिस्से को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करा के एक मुल्क के 2 हिस्से कराए, अफ्रीका में कराए, इंडोनेशिया में कराए। तो आप ये उम्मीद करें कि रशिया या पुतिन इस पर एग्री कर जाएंगे कि जो
लैंड का स्टेटस को पहले था वार से, बल्कि एक स्टेट तो तब भी ली हुई थी, रशिया ने ले रखी थी, कि उस सब को खाली कर दे वो, ये मुमकिन नहीं है, ये डिमांड चलने वाली नहीं है। लिहाजा अगर ट्रंप आ जाते हैं, नाटो डिसमेंटल होता है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि यूक्रेन हैज़ टू सरेंडर बिफोर रशिया। अव्वल में तो अभी वो इस हैसियत में आ गए कि ही नॉट एबल टू डू एनीथिंग। वो कहते हैं कि रशियंस आगे बढ़ते आ रहे हैं, चूँकि हमारे पास हथियार नहीं है। और इन वेस्टर्न कंट्रीज़ का ये है कि वो हथियार ऐसे नहीं देते, उससे पहले तय करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन, क्या पैसा आप देंगे, किस तरह देंगे, किस तरह से उसका पेमेंट होगा। और अमेरिका गाज़ा में इजराइल को तो यकीन दे रहा है कि हम हर वक्त आपके साथ खड़े हैं, और अगर आपके ऊपर अटैक हुआ तो हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा जंग में। लेकिन यूक्रेन में ये कहने को तैयार नहीं कि वो यूक्रेन में अपनी फोर्सेस भेजेंगे उन्हें मदद करने के लिए, बिकॉज दे नो द रियलिटी कि किससे जंग करने जा रहे हैं। वो है रशिया, सपोर्टेड बाय चाइना। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई नियर फ्यूचर में इस जंग का कोई सोल्यूशन है, लेकिन अमेरिका गेट्स एक्सपोज्ड, इट स्टैंड्स एक्सपोज्ड कि किस तरह से वहाँ के पीस लविंग लोगों को, यूक्रेन के एक ज़ेलेंस्की को, जो कि एक प्रेजेंट वहाँ यंग यूथ, नो डाउट हाईली डायनेमिक लड़ने वाला आदमी है, लेकिन लड़ने से पहले अपनी ताकत को सोचना पड़ता है। वो ताकत तो नहीं है उसके पास रशिया के मुकाबले में। और पुतिन ने ये भी बता दिया कि हमारे जो न्यूक्लियर हथियार हैं वो एक दिखाने के लिए नहीं है। जो हमने पहले सेल्फ इम्पोज कंडीशन लगाई हुई थी कि हम आसानी से उन्हें यूज नहीं करेंगे, वो हमने हटा दी, और ज़रूरत पड़ी तो विद इन एन आवर विल टेक द डिसीजन टू यूज दैम अगेंस्ट आवर एनिमीज। इससे क्या होगा? इससे सिर्फ यूक्रेन ही तबाह नहीं होगा, यूरोप ही तबाह नहीं होगा, इसके रिपरकशन पूरी दुनिया में होंगे, हमारे ऊपर भी होंगे, इंडिया में भी होंगे, और भी सब मुल्कों में होंगे। तो अमेरिका जिस तरह का खेल खेलता है, इट स्टैंड्स एक्सपोज्ड। और ख़ास तौर से मिडिल ईस्ट के मामले में, गाज़ा के मामले में, जिस तरह वहाँ बच्चों का कत्ल, बूढ़ों का कत्ल, दवाइयाँ नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, और पूरी दुनिया देख रही है, पूरा अरब वर्ल्ड देख रहा है। कोई इंसानियत नहीं। कुछ मुल्कों ने तो ये बैन तक लगाया कि आप गाज़ा के फेवर में एक बात ना कहें, यानी जालिम और जुल्म जिसके ऊपर हो रहा उस पर आप ना बोलें। अरे कोई भी, आप किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी आइडियोलॉजी से हो, किसी भी मज़हब के हैं, हर मज़हब कहता है कि बुराई को रोको, अच्छाई को आगे बढ़ाओ। तो सबसे बड़ा शैतान जो है दुनिया में इस वक्त वो अमेरिका है। लोग समझते हैं लेकिन डरते हैं। अब उन्हें डरना छोड़ना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।